अमलगमेशन वाले चैप्टर में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है, आप देखते हो कि जब जो अमलगमेशन होता है, अमलगमेशन इज नॉट कि आप गए और आपने किसी कंपनी को खरीद लिया, इट्स समथिंग एज के जहाँ पे कोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कोर्ट की स्कीम सैंक्शन होती है, तब जाके कहीं अमलगमेशन आता है। कॉम्पिटिशन एक्ट का भी इसके अंदर बड़ा ज्यादा यूज आता है। बट मुद्दे की बात हमारे लिए ये है कि हमें ना तो कॉम्पिटिशन एक्ट से लेना देना है, ना है हमें किसी कोर्ट की स्कीम से लेना देना है। हमें किससे लेना देना है कि जब दो कंपनियां अमलगमेट कर रही हैं, एक दूसरे से आपस में मिल रही हैं, तो हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी क्या अकाउंटिंग करेंगे। हमारे पास जब वो केस आएगा तो हम उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे। तो AS 14 में ना दो तरीके की अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब्ड है। अकाउंटिंग अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है या फिर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। मर्जर के लिए कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं और परचेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मर्जर नहीं है तो परचेज है। ये ज्यादा इजी है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली, बट उसके लिए मर्जर समझना जरूरी है। तो मर्जर की जब मैं बात करता हूं तो मर्जर इज समथिंग, आप ऐसा समझो कि जैसे घर के पास कोई दुकान है आपकी, ठीक है, मान लो आप खुद भी बिजनेसमैन हो या फिर मान लो मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। अब जैसे ये एक भाई इधर आओ, इनकी भी एक दुकान है, ठीक है, हम दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं, मैं इनके पास आया, मैंने इनको बोला कि देखो दोस्त, तुम भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो, मैं भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हूं, हम एक काम करते हैं, हम मिल के क्या करते हैं, मिल के बिजनेस करते हैं। हाथ मिलाओ, हम मिल के बिजनेस करेंगे। और जब हम मिल के बिजनेस करेंगे, आपका नाम क्या है? जे नाम है इनका। तो जे एंड आकाश, मेरी आकाश लिमिटेड अलग चल रही है, इनकी जे लिमिटेड अलग चल रही है। अब हम मिल के धंधा करेंगे, जे एंड आकाश लिमिटेड के नाम से धंधा करेंगे। तो मैं इनके पास आया, ये चाहे तो मेरा ऑफर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इनके पास देखो उस एटीट्यूड से नहीं आया कि मैं आपकी दुकान खरीदने आया हूं। जब मैं इस एटीट्यूड से आऊंगा तो वो क्या है? इन द नेचर ऑफ, बोलो, परचेज। मैं किसके एटीट्यूड से आया हूं? मैं तो मेल मिलाप करने के एटीट्यूड से आया हूं कि चलो साहब मिलके साथ धंधा करते हैं और आप और मैं साथ में बिजनेस करेंगे तो एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर पाएंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर आपको मेरे साथ धंधा करना है, हमारे साथ जुड़ना है, जे और आकाश को एक साथ जुड़ना है, तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या होगी कि जे एंड आकाश में ये खुद भी शेयर होल्डर हो, खुद भी मालिकाना हिस्सा रखे। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इनको ऐसा बोलूं कि अरे लो पकड़ो, तुम्हारी दुकान में क्या माल पड़ा है, ये माल पड़ा है, लो पकड़ो इसके पैसे, और मैं इनको बाहर भेज दूं, जाओ बाहर जाओ, मैं इनको बाहर भेज दूं इन केस, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या है? मैं क्या लेने आया था? मैं इनकी दुकान पूरी की पूरी खरीदने के लिए आया था, इनके साथ कोई मेल मिलाप करने नहीं आया था। वापस से आ जाओ एक बार। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैं जब इनके पास आ रहा हूं और इनको बोल रहा हूं कि साहब चलो साथ में मिलकर धंधा करते हैं, तो उस केस में क्या मैं इनको बोल सकता हूं कि मैं ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये इतनी की वैल्यू पे लूंगा, ये इतनी की वैल्यू पे नहीं लूंगा? क्या मैं बोल सकता हूं? द आंसर इज नो। ये कहेंगे जो ये है, ये हमारी दुकान है, इस पे बस बोर्ड हट जाएगा, और बोर्ड किसका लग जाएगा? जे एन आकाश लिमिटेड का। और जो मेरी दुकान है वहां से भी बोर्ड हट जाएगा, और किसका बोर्ड लग जाएगा? जे एन आकाश लिमिटेड का। तो इसका मतलब है मुझे सारी की सारी एसेट खरीदनी पड़ेंगी। बोलो जरा, सारी की सारी एसेट खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, क्या मैं एसेट की वैल्यूएशन कर सकता हूं कि ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो लूंगा, वो नहीं लूंगा, ये लूंगा तो इतनी वैल्यू पे लूंगा? द आंसर इज नो। ये कहेंगे इतना ही करना है तो भाड़ में जाओ। इनके पास राइट है, हम दोनों सेम पार्टनर बनके, मालिक बनके कंपनी को ग्रोथ लेवल पे, एक बड़े एक्सपोनेंशियल लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम दोनों साथ में धंधा कर रहे हैं। तो इनकी भी टर्म्स रखी जाएंगी और मेरी भी टर्म्स रखी जाएंगी। तो जब हम दोनों साथ में मिलकर धंधा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। थैंक यू सो मच। क्या बोलेंगे उसको? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आता हूं दुकान पे और मैं ये कहता हूं कि साहब मेरे को तो आपकी दुकान खरीदनी है, तो मेरे पास क्या है? एक पावर है। मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये खरीदूंगा, ये नहीं खरीदूंगा, ये खरीदूंगा तो इतनी वैल्यू का खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। बस यही सारी कंडीशन आपकी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की लिखी हुई है। ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटी शुड बी टेकन ओवर। जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी है वो आपको टेकन ओवर करनी पड़ेगी। और टेकन ओवर, पॉइंट नंबर सी देखो, टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। किस पे करनी पड़ेगी? बुक वैल्यू पे आपको टेकन ओवर करनी पड़ेगी। जब मैं इनके पास आया था तो मैंने इनको यही बोला था कि हाँ साथ में मिलकर धंधा करते हैं। मैंने कुछ ये चुनाव नहीं करा था कि ये एसेट लूंगा, ये एसेट खराब हो चुकी है, ये मैं नहीं लूंगा। अगर वो होता है, अगर कोई भी कंडीशन पिट जाती है, तो हम कहां चले जाएंगे? इन द नेचर ऑफ परचेज में चले जाएंगे। फिर उसके बाद बिजनेस को कंटिन्यू करने की इंटेंट होनी चाहिए। भाई साहब
अगर मैं इनके पास आया, मैंने इनकी दुकान खरीदी, इनको दुकान से बाहर भेजा, ताले की चाबी जेब में डाली, तो अब वो मेरी मर्जी है ना, मैं दुकान बंद कर दूं। मैंने जे लिमिटेड बंद कर दी और इनका जो माल खरीदा था आकाश लिमिटेड में जाके अपने बिजनेस को ग्रोथ करा लिया, तो वो क्या हो जाएगा, इन द नेचर ऑफ परचेज। लेकिन यदि जे और आकाश मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस केस में बिजनेस को जे लिमिटेड को भी कंटिन्यू रखेंगे और आकाश लिमिटेड को भी कंटिन्यू रखेंगे। हेंस जो इंटेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू करने की होनी चाहिए। जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है वो बुक वैल्यू पे हम कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 90% लिखा है, यहाँ पे ये इकलौते शेयर होल्डर थे, 1% कंपनी, तो 100% ही आएगा। अब इनका 90% तो नहीं करेंगे ना, वो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 90% शेयर होल्डर क्या है कि मैक्सिमम शेयर होल्डर उस कंपनी के, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, एक बंदा है, लेकिन जो उस कंपनी की जिसको भी आप टेक ओवर करने जा रहे हो उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर फिर से मालिक बनने चाहिए नई कंपनी के, मैक्सिमम शेयर होल्डर। अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर मालिक नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने शेयर होल्डर को पैसे दिए, उनको रफा दफा करा और कंपनी को ले आए, तो वो क्या हो जाएगा, इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन जब पूरी होती हैं तो वो क्या बनता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो क्या बनता है, जय इन द नेचर ऑफ परचेज। बस अगर आपको समझ आ रहा है फिर तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आप तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो ना इसलिए। चलो एनीवे, अब देखो, अब मुद्दे की बात क्या है, ये तो था कंटेक्स्ट कि क्या है मर्जर, क्या है परचेज, बट हमें तो क्या करनी है, इसकी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मैंने आपको पहले ही बोला था, जो अब आपका कोर्स है वो अकाउंटिंग से कम रिपोर्टिंग से कंसर्न ज्यादा रखता है। तो रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग एक लैंग्वेज होती है, आपको उसको यूज करके अपने स्टेक होल्डर्स को ये बताना होता है अपने P&L और बैलेंस शीट के थ्रू कि कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी हैं। इसलिए आप क्या यूज करते हो, ट्रू एंड फेयर व्यू का यूज करते हो। तो अब अगर मर्जर हुआ है तो आपको अपनी अकाउंटिंग के थ्रू, अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू ये बताना पड़ेगा कि हे स्टेक होल्डर्स, ये दोनों कंपनियों का क्या हुआ है, मर्जर हुआ है। तो ये एंट्री तो देखो कॉमन है, बिजनेस मर्जर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस वहां पे बिजनेस परचेज हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्लाइड का वो क्या है, ये वाली एंट्री, सन्ड्री एसेट वाली एंट्री। जब आप एसेट टेकन ओवर करोगे वो वाली एंट्री, इसके अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, वही फर्क पड़ रहा है जो एक्चुअली में ट्रांजेक्शन का फर्क है। ट्रांजेक्शन का क्या फर्क है, मैं सारी एसेट लेने आया था, तो ऑल एसेट एट बुक वैल्यू, मैं सारी लाइबिलिटी ले। क्या आपको नहीं लगता मैं एक वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, आपने मुझे टोका भी नहीं। क्या मैं सारी एसेट लेने आया था, नहीं, मैं सारी एसेट लेने नहीं आया था, मैं तो इनके साथ मिलके बिजनेस करने आया था। तो सारी एसेट क्या वर्ड करूं, यूज करूं, ले ली, या सारी एसेट मिल गई दूसरी एसेट से और नया बिजनेस चालू हो गया। तो सारी एसेट मिल गई, सारी लाइबिलिटी मिल गई, इतने रुपए इसके देने पड़ गए। अब जो इनके प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि मैंने कोई दुकान खरीदी थोड़ी ना, अगर मैंने खरीदी होती तो फिर मैं इनको क्या पैसा देता, मैं इनको देता कैपिटल का पैसा और इनके कमाए हुए प्रॉफिट्स का पैसा। लेकिन अब तो हम साथ मिल रहे हैं, तो मैं इनको कह रहा हूं मेरे प्रॉफिट्स भी तुम्हारे हैं तो इनके प्रॉफिट्स भी मेरे हैं। हेंस ऑल रिजर्व शुड बी टेकन ओवर, चाहे वो स्टैट्यूटरी रिजर्व हो चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, सारे के सारे रिजर्व आप टेकन ओवर कर लोगे। तो छोटी मुद्दे की बात, क्रक्स बात का ये है, अगर मैं बैलेंस शीट को बनाऊं यहां पर, तो दोस्त यहां पर आ रही होगी एसेट और यहां पर आ रही होगी क्या, लाइबिलिटी, और यहां पे आ रहे होंगे छुटकू से इस कंपनी के क्या, रिजर्व। क्या आ रहे होंगे अहमद कहीं खो जाता है, मैंने काफी बार नोटिस करा। अभी तो अहमद वो दूर है ना, क्या कहते हैं, वैलेंटाइन डे, आपको किसकी याद आ जाती है, हैं? चलो एनीवे, अगर आप ध्यान से देखो, आप एसेट ले गए, आप लाइबिलिटी भी ले गए, आप रिजर्व भी ले गए, तो क्या बच गया, कैपिटल। इसी का पैसा आपने उनको दे दिया, इसी का पैसा आपने उनको दे दिया। इन केस, अहमद फिर से खो रहा है, इन केस मान लो 10 रुपए की आपकी एसेट है, 10 रुपए की आपकी कैपिटल थी, सॉरी 10 रुपए की आपकी कैपिटल थी, लेकिन आपने कंपनी को ज्यादा पैसे दिए शेयर होल्डर्स को
विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, क्या उनकी वैल्यूएशन ज्यादा रही या कोई और वजह रही, आपने उनको पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं, 12 रुपए दिए हैं, 13 रुपए दिए हैं, तो हम क्या मानेंगे, हमने उनको उनके रिजर्व के पैसे दिए हैं। इसीलिए डेबिट बैलेंस की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि आप फ्री रिजर्व यूज करोगे, किसके, ओल्ड कंपनी के। हम क्या बोलेंगे भाई, ऑब्वियसली बात है ना, अगर भाई ने दुकान में 100 रुपए लगा रखे हैं और दुकान ने अब तक 30 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है और मैं इनको 100 के बदले 105 रुपए दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, 100 तो वापस कर ही रहा हूं, 5 रुपए किसके वापस कर रहा हूं, जो प्रॉफिट कमा रखा है। हेंस जो आप डेबिट, जब आप रिजर्व को टेकन ओवर करोगे तो उसको एडजस्ट कर लोगे किससे, जो रिजर्व आपने टेकन ओवर करे हैं, कि आपने रिजर्व कम टेकन ओवर करे हैं। फिर अगर ये पूर्ति नहीं होती तो इसका मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, बट यू आर नॉट एक्वायरिंग एनीथिंग, हेंस फॉर दैट रीजन वी आर नॉट हियर क्रिएटिंग एनी एसेट और समथिंग। हम क्या यूज कर रहे हैं, अपने रिजर्व्स यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमारी पीसी पेड की एंट्री हो गई। जो शेयर एक कंडीशन और भी आई थी इसके अंदर कि 90% शेयर होल्डर्स को आप अपना शेयर होल्डर्स बनाओगे, न्यू कंपनी के शेयर होल्डर बनाओगे। हेंस जब आप पीसी पे की एंट्री करोगे तो बताओ पीसी किस में जाएगी, शेयर्स में जाएगी, बोलो हाँ या ना। पीसी किस में जाएगी, शेयर्स में जाएगी। बताओ अहमद, क्या ये एंट्री सही काट रखी है, क्या आपको इसमें कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती, बोलो हाँ या ना। क्यों गड़बड़ नहीं है भाई, लिख के काट देना गलत नहीं है क्या, फिर क्यों गलत नहीं है, बताओ क्यों नहीं, हम स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या टेकन ओवर नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हमने यहां कर लिए, कहां गई सेकंड एंट्री, ये रेड पेन से, ऑल रिजर्व शुड बी टेकन ओवर, क्योंकि जब एक बार आपने ले लिए, एक बार उसकी दुकान से उसके रिजर्व ले आए तो बार बार थोड़ा ना लाओगे, है ना। एक बार रिक्शे में बैठ जाओगे तो उसको फोन थोड़ा ना करते रहोगे दोबारा लेने हैं मुझे, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। फिर कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर होता है तो ये P&L में जाता है। क्यों P&L में जाता है, बिकॉज आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यू आर नॉट एक्वायरिंग समथिंग, फिर से वही रीजन है कि हम इसको कैपिटलाइज कर दें, तो इसलिए कहाँ चला जाता है, ये P&L में चला जाता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की चर्चा भी अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम किस पे आएंगे, हम अकाउंटिंग देखेंगे कि परचेज की अकाउंटिंग कैसे डिफर करती है मर्जर की अकाउंटिंग से। कहानी वही कंटिन्यू रहेगी। मैं एक दुकान खरीदने आया हूं अब, लेकिन मैं क्या करने आया हूं, मैं इन भाई के साथ आया हूं डील करने। इन भाई की दुकान में जो जो सामान पड़ा है मैं आऊंगा और मैं देखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं क्या करने आया हूं, परचेज करने। अब मैं ये नहीं आया कि आओ मिलके धंधा करते हैं, पैसा बहुत है, चाचा विधायक है ना, तो अब मैं आया हूं इनके पास कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इनकी दुकान है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं परचेज की बात कर रहा हूं तो देखो मैं आऊंगा इनके पास, मैं इनको कहूंगा अच्छा ये तुम्हारी दुकान में, अच्छा ये पड़ा हुआ है, ये तो मैं नहीं लूंगा, ये तो एसी का कवर तक नहीं है, मैं क्यों लेके जाऊं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, एमसी खोलूंगा नीचे ना गिर जाए, मैं तो लेके जाऊंगा। तो मैं ये कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है हम स्क्रैप में बेच देंगे। अच्छा ये वाला मटेरियल सही है, हाँ मैं ये ले जाऊंगा, ये इन्वेंट्री आपकी स्क्रैप हो रखी है, नहीं नहीं ये नहीं लेके जाऊंगा, ये डेटर इसकी तो कल अखबार में खबर आई थी, इसको तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, पता चले मैं पैसे मांगने जाऊं मुझे उड़ा दे, है ना, तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो नाउ आई हैव अ चॉइस, मेरे पास क्या है, जे चॉइस है। तो मैं आपकी एसेट की वैल्यूएशन को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। समझ में आ रही है आपको बात, मैं आपके एसेट की वैल्यूएशन को चेंज कर रहा हूं। आप भी जब कुछ खरीदने जाते होगे तो आप क्या सीधा दुकान में घुस के एकदम खरीद के ले आते हो, नहीं, आप मोल भाव करते हो। क्यों, क्योंकि आप खरीदने की इंटेंशन से गए हो। लेकिन अगर आप खरीदने की इंटेंशन से ना जाओ, आप इंटेंशन से जाओ साथ में धंधा करने की, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी ना, तो अकॉर्डिंगली आपकी क्या चेंज हो जाएंगी, टर्म्स भी चेंज हो जाएंगी। बात समझ में आती है। तो अब मैं आया हूं आपके पास फेयर वैल्यू, जहां पे मैं आपकी एसेट की फेयर वैल्यू जज करने लग जाऊंगा कि मैं ये इस वैल्यू पे नहीं लूंगा, इस वैल्यू पे लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेट एसेट मेथड। थैंक यू सो मच, नेट एसेट मेथड। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, ये तो सेम एंट्री है, बस परचेज का मर्जर करा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट जो मेन एंट्री है, कहां चला गया पेन हमारा, ये रहा, जो रॉकेट साइंस वाली एंट्री है वो क्या है, ये। यहां अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने रिजर्व्स नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे, रिजर्व्स नहीं लिखे। रिजर्व क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये मुझे कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो मैंने, क्योंकि मैं तो इनको आउट कर रहा हूं, तो ये कहेंगे मेरे को मेरी कैपिटल का पैसा भी दो, और जो मेरी कंपनी ने इतनी मेरी मेहनत से रिजर्व कमाया मुझे उसका पैसा भी दो। तो सन्ड्री एसेट, ये कौन से एसेट है, क्या ये ऑल एसेट होंगे अहमद, बताओ क्या ये ऑल एसेट होंगे, नो, ये ऑल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये ऑल ही होते तो फिर मर्जर हो जाता। तो ये वो एसेट होंगे जो मैं
इनकी जे की कंपनी से खरीदूंगा, ये वो वाले एसेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो। और जिस वैल्यू पे खरीदूंगा, अगर इनकी बुक्स में कोई कार आ रही है 2 करोड़ रुपए की BMW, लेकिन मैं कह रहा हूं 8 लाख रुपए की सेकंड हैंड मिल जाती है, तुम मुझे सेकंड हैंड ही दे रहे हो, तो फिर मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा? 8 लाख रुपए पे। किस पे रिकॉर्ड करूंगा? 8 लाख रुपए पे। लाइबिलिटीज भी मैं उसी पे रिकॉर्ड करूंगा, जिस फेयर वैल्यू पे मैं उसको लेके जाऊंगा, और अकॉर्डिंगली बिजनेस परचेज। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यू आर पेइंग समथिंग और यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। अब अगर आप एक्सेस पैसा देते हो तो देखो एसेट का जर्नल टर्म क्या है, हमने अभी AS 26 नहीं करा है, AS 10 करा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, जो वहां कवर होता है। बट आप AS 10 का रेफरेंस ले सकते हो फॉर गॉड से। कैसे ले सकते हो? जब हमने एसेट का AS 10 करा था तो आपको याद होगा हमने डिस्कशन करा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे, याद है अहमद आपको? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे। तो जब भी कोई खर्चा आप करते हो, यदि उसका बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला है, यदि उसका बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला है, तो उस पूरे के पूरे खर्चे को आप आज अपनी बुक्स में खर्चा नहीं दिखाते। आप उसको कैसे दिखाते हो? पीरियड दर पीरियड दिखाते हो। जैसे जैसे आपको बेनिफिट मिलता रहता है, वैसे वैसे आप उस खर्चे को दिखाते हो। व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है? आपकी एसेट बन जाता है, और डेप्रिसिएशन के रूप में वो धीरे 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 आपके P&L में आता है, जैसे जैसे आप उसका बेनिफिट लेते हो। तो ये भी क्या है? ये आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो धंधा खरीदने के लिए, तो आपको बेनिफिट होगा ना, फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आपको गुडविल रिकॉग्नाइज करनी है, उसी टाइम लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना है, आपको गुडविल रिकॉग्नाइज करनी है। और स्टैंडर्ड ये मानता है कि गुडविल जो है वो 5 सालों में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। हेंस आप इसको धीरे धीरे, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? आप उसको धीरे धीरे P&L में लेके जाओगे, धीरे धीरे, साल दर साल, 5 सालों के अंदर अंदर आप उसको P&L में लेके जाओगे। अच्छा, तो जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हो और आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपका उस दिन का खर्चा नहीं है, वो आपका उस पीरियड का खर्चा है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर को रिश्वत दे आए, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर को रिश्वत दे आए, तो वो आपका खर्चा थोड़ा ना हो गया, आपका लिंक बन गया। क्यों अहमद? गलत थोड़ा ना कह रहा हूं, अब आपका लिंक बन गया। अब आप अपने इनकम टैक्स के केसेस फोन पे से उल्टा दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप उसी टाइम फोन निकालोगे, हाँ भाई मैंने पैसे दिए थे, ऐसे कैसे, सर्विसेज ले रहा हूं। तो वो भी क्या है? आपकी गुडविल है। पर ऐसा करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, खातों में मत लिख देना कि रिश्वत दी है, इंस्टीट्यूट आ जाएगा आपके पास। तो गुडविल, वो क्या दिखाते हो आप? गुडविल। और अगर कोई क्रेडिट बैलेंस बचता है, क्या बचता है? क्रेडिट बैलेंस बचता है। तो कोई मैंने धंधे से थोड़ा ना प्रॉफिट कमा लिया, कि मेरा मेरा रोज का काम थोड़ी ना है कि मैं गली गली दुकानों में जाके दुकानें खरीदता रहता हूँ। तो वो क्या है? कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा वो? कैपिटल रिजर्व के अंदर आएगा। फिर ये वही अपनी नॉर्मल एंट्री है जिसकी हमने प्रैक्टिस करी थी PC पे करने की। देखो यहाँ पे बैंक भी है, क्योंकि मैं चाहूं तो इनको पैसे भी तो दे सकता हूँ, मैं नहीं बना रहा इनको शेयर होल्डर। मेरे को इनके धंधा करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूँ तुम पता नहीं 3 बजे दुकान खोलते हो, ऐसी की तैसी, मैं तो 10 बजे खोल लूंगा। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूँ पैसे बताओ, कह रहे हैं इतने रुपए। मैं कह लो चेक काट के देता हूँ अभी, ठीक है। जैसे वो डायलॉग होता था ना, मेरी बेटी की जिंदगी से जाने का क्या लोगे? ब्लैंक चेक। तो बस मेरी कंपनी से जाने का क्या लोगे? मैं चेक काट के देता हूं अभी, ये वो वाला हिसाब है। एनीवे, तो देखो अब हम उसके अंदर रिजर्व को टेकन ओवर नहीं कर रहे। किसको? यहां पे हम रिजर्व को टेकन ओवर नहीं कर रहे। जो मर्जर था, मर्जर में याद आ रहा है अहमद, रेड कलर से लिखा था, जानबूझ के काले बोर्ड पे रेड से लिखा था कि याद रहे। यहां पे लेकिन आप नहीं कर रहे, तो आपको जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। नहीं तो सरकार कहेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम पता नहीं क्या करे जा रहे हो। और उसने भी अपना P&L डेबिट करा लिया। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आपको, कि उसने भी अपना P&L डेबिट करा लिया, और जब मैं लेने आया तो मैंने भी अपना डेबिट करा लिया। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। और रिजर्व आपको मेंटेन भी करके रखना है। हेंस हम क्या यूज करते हैं? अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को यूज करते हैं। और ये रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे दिखता है बताओ, बोलो? एज नेगेटिव बैलेंस दिखता है, ठीक है जी, एज नेगेटिव बैलेंस दिखता है। फिर जब भी अब आप कोई खर्चा अगर कर रहे हो, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, लिक्विडेशन एक्सपेंस आपने पे करे, जैसे यहां पे आपने उसको गुडविल में कैपिटलाइज करा, जो आपने एक्सेस पे करा, तो इस पूरी ट्रांजैक्शन के लिए जो भी आपने खर्चा करा वो क्या है?
वो है गुडविल। अब एक बात सोचो, कंपटीशन, मान लो आप अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज करने गए अहमद, आप जब कंपटीशन अथॉरिटी से अप्रूवल मांगने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया, आपने झट से एक नोट निकाला, टेबल के नीचे से ऐसे सटकाते हुए रख दिया उसकी फाइल में, अब करो जी साइन। बताओ अहमद, क्या वो खर्चा हो गया या वो गुडविल है? बताओ। गुडविल हो गई। वो क्या हो गया? गुडविल। आपने जो खर्चा करा वो क्या हो गया? गुडविल। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलो जी, यहां पे कंप्लीट होता है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आपका। अच्छा, इसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट भी हैं, उसके बाद हम आएंगे किस पे? डिस्क्लोजर पे। बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में बाद में आएंगे। चलो ये रहे कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट पहला, भाई आप पीसी कैसे निकालोगे? पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। क्या मतलब है? पी चिदम्बरम। परचेज कंसिडरेशन, पीसी आप निकालोगे कैसे? जरा एक बात सोचते हैं, पीसी क्या है? परचेज कंसिडरेशन। अगर मैं अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करूं तो वो कंसिडरेशन जो मैं किसी चीज को परचेज करने के लिए दे रहा हूं। अच्छा, वो कंसिडरेशन मैं किसको दूंगा? ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को दूंगा। ओल्ड कंपनी कहीं एग्जिस्ट थोड़ी ना कर रही है, बस ये मालिक तो ये बैठे सामने, आपके सामने है ना, मालिक साहब तो यहीं बैठे हैं, तो मैं किसको दूंगा? इन्हीं को दूंगा। तो एनी पेमेंट जो मैं इनको दूंगा वो क्या कंसिडर होगी? मेरी पीसी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एनी पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज अ पीसी, परचेज कंसिडरेशन। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला है पेमेंट मेथड, कि मैं इनको क्या क्या पे कर रहा हूं। मैं इनको बैंक में पे कर रहा हूं, मैं इनको अपने इक्विटी शेयर होल्डर दे रहा हूं, मैं इनको अपने डिबेंचर्स दे रहा हूं, तो वो भी पीसी है। क्यों? क्योंकि मैं इनको दे रहा हूं। यदि मैं पेमेंट इनके डिबेंचर्स को कर रहा होता तो वो पीसी नहीं, क्योंकि वो मैं शेयर होल्डर को नहीं कर रहा ना, वो मैं एक लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूं ओल्ड कंपनी की। हेंस, तो जो मैं इनको पेमेंट दे रहा हूं, अगर मैं इनको कैश दे रहा हूं, बैंक दे रहा हूं, मैं इनको डिबेंचर्स दे रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, इक्विटी शेयर दे रहा हूं, एनीथिंग आई एम पेइंग टू हिम, टू शेयर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी, वो क्या है? मेरी परचेज कंसिडरेशन। तो उसके लिए आप लगा सकते हो नेट पेमेंट मेथड। दूसरा होता है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड का मतलब क्या है कि भाई रिजर्व्स, लायबिलिटी और एसेट्स। भाई या तो जो भी इनको दिया जा रहा है, किसके बदले दिया जा रहा होगा? इन्हीं दोनों के बदले। जो भी इसको दिया जा रहा है उसके टर्म्स आपको बता रखे हैं कि भाई इतने शेयर देंगे, फलानी चीज देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लगा दोगे? नेट पेमेंट मेथड लगा दोगे। यदि ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप क्या लगाओगे? नेट एसेट मेथड। तो आप क्या पेमेंट करोगे? ये पेमेंट करोगे। इस पेमेंट में एडजस्टमेंट कर दोगे किसकी? फेयर वैल्यू की। किसकी एडजस्टमेंट कर दोगे? फेयर वैल्यू की। क्योंकि मान लो ना इस एसेट में वो घटिया एसी भी आ रहा है, मैं उसको टेकन ओवर नहीं कर रहा, तो मैं उसके पैसे क्यों दूं? सिंपल सी बात है, तो मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। वो कार भी आ रही है जिसकी इन्होंने वैल्यू तो 50 लाख लगा रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 लाख की भी नहीं है ना, तो मैं 50 लाख क्यों दूंगा? मैं तो 10 लाख भी नहीं दूंगा, 5 लाख दूंगा उसके। तो वो सब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नेट एसेट मेथड। आप कैसे निकालोगे? एसेट्स एट अग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? अग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटी। तो ये क्या आ जाएगी? नेट एसेट। ठीक है जी। एक तरीका है इंट्रिंसिक वैल्यू का भी। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट जो ये नेट एसेट कैरी कर रही है टू ईच शेयर, फॉर ईच शेयर, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका हमने एक बहुत बढ़िया सा एक सवाल भी करा था इंस्टीट्यूट की बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो वो क्या है कि भाई जो हर एक कंपनी, जो दोनों कंपनी है, ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी, उसका हर एक शेयर जो नेट एसेट की वैल्यू में कैरी करता है, हम उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे। तो उसकी हमने रेशियो समझी थी। अभी ये तो फॉर्मूला है, बट हमने इसको कॉन्सेप्चुअली देखा था कि ये किस तरीके से डिराइव हुआ था। बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद कुछ इंटर कंपनी होल्डिंग भी है। अब इंटर कंपनी होल्डिंग क्या है? अब मैंने जे लिमिटेड को या तो अपना पार्टनर बना लिया, पार्टनर मतलब शेयर होल्डर,
ठीक है, मेरे पे सवाल मत उठा देना कि पार्टनर कैसे बना लिया कंपनी के अंदर। पार्टनर मतलब शेयर होल्डर, बिजनेस पार्टनर, पार्टनर बना लिया, या फिर मैंने इनकी कंपनी खरीद ली। अब मेरी किताबों में आ रहा है मैंने अपने आप को पैसे देने हैं, बताओ किसको फोन लगाऊं? फोन लगा रहा हूं तो बिजी आ रहा है क्योंकि मैं ही फोन लगा रहा हूं। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली बिजी ऑन अनदर कॉल। तो मैं क्या करूं? मैं काट ही दूंगा, मैं पेबल को भी काट दूंगा और मैं रिसीवेबल को भी काट दूंगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मैंने कुछ माल खरीद के रखा हुआ है, मैंने इनसे खरीदा था। एक बार हुआ क्या था, कस्टमर आ गया दुकान पे, मेरे पास वो सामान नहीं था, मैंने फट से जे को फोन लगाया, मैंने कहा तुम्हारी दुकान में पड़ा होगा। कह रहा हाँ कस्टमर इधर भेज दो। मैंने कहा तू माल इधर भेज दे, कस्टमर क्या होता है? तो समझ में आ रही है? मैंने कहा माल इधर दे दे। अच्छा, इसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वैसे 10% कमाता है लोगों से, इसने मुझसे 20 कमा लिए। तो अब वो जब 20% पे इन्होंने माल भेजा, इन्होंने बड़ी देरी से भेजा, जान पूछ के। स्ट्रेटेजी देख रहे हो इनकी कि मेरी दुकान ना चले। एक मिनट बस। तो इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने माल बड़ी देरी से भेजा। माल वैसे इनका ऑटो पे आता है, इन्होंने लड़के के कंधे पे डाल के भेज दिया, जा ले जा। वो आया अगले दिन, तब तक कस्टमर ही चला गया। बताओ मैं क्या करूं? अब वो माल मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है। अब मैंने इनकी कंपनी खरीद ली, मैंने कहा आप करो चालबाजी, पैसा बहुत है ना? मैंने कहा आप करो चालबाजी। अब मैंने इनकी कंपनी खरीद ली। अब जब मैंने इनकी कंपनी खरीद ली, मुझे तो पता चला कि इसने 20% कमाया मेरे से, वैसे 10 कमाता है। अब बताओ मेरी कंपनी की किताबों में यहां पर यहां क्या आ रहा है? इन्वेंटरी। क्या आ रहा है? इन्वेंटरी, जो मैंने जे से खरीदी है, जे भी लिख देता हूं, ठीक है। वो आ रही है लेट से 120 रुपए की। जे ने 20 रुपए कमा रखे हैं उस पे, तो बताओ इसने खरीदी कितने की होगी? 100 रुपए की। 100 रुपए की खरीदी होगी, तभी इसने 20 रुपए कमा रही है। तो ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है, क्योंकि अब मैंने या तो इनको मर्ज कर लिया या मैंने इनका बिजनेस खरीद लिया, क्या ये 20 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये अब मैंने अपने आप से नहीं कमा रखा? तो क्या ये किताबों में आना चाहिए? द आंसर इज नो। हेंस फॉर परचेज, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा कॉस्ट एलिमिनेट कर रहे हो, तो अहमद कहां जाएगी? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के अंदर। जब रिश्वत गुडविल में जा सकती है अहमद, तो फिर रिजर्व क्यों नहीं जा सकता? समझ रहे हो मेरी बात को? ये बड़ी गहरी बात है। चलो एनीवे, लेकिन मर्जर के केस में कोई गुडविल नहीं था, मर्जर के केस में कोई कैपिटल रिजर्व नहीं था, तो ये तो खुद का ये प्रॉफिट एंड लॉस था। तो हेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अबे भाई ये क्या हो गया? चलो जी, अब सवाल ये है कि जो जो जय की दुकान में काम कर रहा होगा वो क्या करेगा? बताओ अहमद, वो क्या करेगा? बताओ, अहमद बताएगा। चलो जय बता देगा। बताओ जय वो क्या करेगा? आपकी आपकी दुकान में राम काम कर रहा था, अब आपने कहा जी दुकान तो देखो बिक गई, बताओ राम क्या करेगा? राम लिमिटेड क्यों लिख दिया मैंने? बताओ ना जय। राम दूसरी नौकरी ढूंढेगा, और क्या करेगा बेचारा, और क्या करेगा? लेकिन नौकरी ढूंढने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? दुकान को बंद करवाना पड़ेगा। तो वो बंद करवाने की एंट्रियां क्या है? वो सारी की सारी एसेट को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? रियलाइजेशन के। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको भी वो ट्रांसफर कर देगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अगर आप ध्यान से जे की बैलेंस शीट देखोगे, ये मैं जे लिमिटेड बना देता हूं, और बताओ, करोड़ों का धंधा है साहब, ऐसी बात नहीं है। ये सन्ड्री एसेट्स, ये है सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये किसकी है पता है आपको? बोलो। जय की होगी, जय ने खुद से पैसा डाला है भाई, ऐसी कैसे? ठीक है। तो उसने क्या करा, एसेट को भी वो ले गया रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज को भी ले गया वो रियलाइजेशन में, और अपना पैसा वो ले गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, क्योंकि वही उसको मेरे से मिलने वाला है। अच्छा, ये नोट वोट बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद जो पैसा मिलने वाला है उसकी ड्यू की एंट्री होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। फिर उसके बाद अब ड्यू कर लिया तो रिसीव भी कर ही लोगे, मैं भाग तो ना जाऊंगा। जब दुकान खरीदने आया तो फिर ऐसे कैसे भाग जाऊंगा? मैं पैसे दे के जाऊंगा। तो अगर मैंने इनसे वादा करा था कि इक्विटी शेयर होल्डर बनाऊंगा आपको अपनी कंपनी का, तो वो दूंगा। अगर मैंने वादा करा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको अपने से भी ऊपर का दर्जा दूंगा, तो मैं वो दूंगा। अगर इनको कहूंगा पैसे ले और निकल, ठीक है ना, बैंक आ जाएगा उस केस के अंदर। और फिर ये वो जे ने जो अकाउंटिंग एंट्री ट्रांसफर करी,
अपनी कैपिटल वो कहाँ ले गया, शेयर होल्डर में। मान लो जे के चाचा जी ने भी पैसा लगा रखा था, तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना, हेंस इक्विटी शेयर होल्डर। जो उन्होंने रिजर्व्स कमाए थे, वो कहेगा टोटल इतना धंधे का पैसा था, हम वो भी लेके जाएंगे। चलो जी, ये अगर अगर जे का रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है तो क्या वो भी गुडविल दिखा दे अहमद? क्या वो ये बोल दे कि मुझे भविष्य में फायदा मिलेगा? किससे फायदा मिलेगा? दुकान पे तो ताला लग गया, दुकान तो अब मेरे हाथ में आ गई, फायदा किससे मिलेगा? तो वो क्या कहेगा? खर्चा हो गया, वो बेचारा मजबूर है, हेंस वो क्या कहेगा? खर्चा हो गया। तो इस तरीके से जे की किताबें जो होंगी वो बंद हो जाएंगी। हमने इसकी भी क्या प्रैक्टिस कर ली है इनफ, लगभग 8-10 सवाल तो इसके करे ही होंगे, ठीक है। तो आई होप यू पीपल कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है। फिर बस अब रह गया हमारा डिस्क्लोजर। तो देखो डिस्क्लोजर ज्यादा वो नहीं है इसके टिपिकल से कि क्या है डिस्क्लोजर क्यों दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ताकि नंबर्स जो आ रहे हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एनालाइज किया जा सके। तो ये जो डिस्क्लोजर है वो कहते हैं अगर आप मर्जर की बात कर रहे हो तो आपको क्या क्या डिस्क्लोज करके चलना है। मर्जर के केस में आपको डिस्क्लोज करके चलना है डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर जो आपने इशू करे हैं टुगेदर विद द परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर होल्डर जो उन्होंने हमने एक्सचेंज करे हैं। भाई सामने वाले स्टेक होल्डर को तो पता चले कि जे और मैंने किस परसेंटेज पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स को एक्सचेंज करा है। और यदि कोई डिफरेंस आ रहा है कि जितने मैंने पैसे दिए हैं, इधर देखो अहमद, डिफरेंस आ रहा है कि जितने मैंने पैसे दिए हैं वर्सेस जो मैंने एसेट एक्वायर करी है, तो मैंने उसका क्या ट्रीटमेंट करा है। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर डिस्क्लोजर ही देखो परचेज में भी है, बट क्योंकि परचेज की रिक्वायरमेंट अलग है, हेंस डिस्क्लोजर की भी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे देखो वो कह रहा है कंसिडरेशन पेड और पेबल ऑन अमलगमेशन इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसिडरेशन पेड। इसका मतलब है कि भाई आपने कैसे कैसे पैसे दिए हैं और किस किस कंपोनेंट में पैसे दिए हैं वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे। और यहां पे क्या था? शेयर, क्योंकि आप मर्जर में क्या देते हो? इक्विटी शेयर। फिर उसके बाद भाई आपने क्या कंसिडरेशन पे करी है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, जो भी डिफरेंस आया है, और अगर गुडविल है तो उसका अमोर्टाइजेशन का पीरियड क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद एक आता है कॉमन डिस्क्लोजर। अरे बाप रे, चलो चलो ये रहा। ये नॉर्मल है भाई, नेम और जनरल नेचर आपको बिजनेस का बताना है कि आपने कौन सा नया बिजनेस खरीदा है, आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट खरीदा है या फिर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में खरीदा है, क्या आपने कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को यूज करा है और कोड की जो स्कीम है उसके पर्टिकुलर्स क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपकी अमलगमेशन का एक समरी चार्ट जो हम हर बार अपने हर चैप्टर के बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसका अभी तो समय नहीं बचा है, हम अगली क्लास में चालू करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, आपको भी समझ में आ गया? बस इनको आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।